की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर के बारे में आपको बता दूं। आनंद मोहन बिहार के एक बाहुबली डॉन और फिर एमपी, उससे पहले एमएलए रहे। 1994 में एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 37 साल का एक जवान जी कृष्णैया, वो बिहार के गोपालगंज में पोस्टेड थे, गोपालगंज के डीएम थे। 1994 की बात है और दिसंबर का महीना था और तारीख थी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को उससे पहले ये हुआ कि मुजफ्फरपुर इलाके में बिहार के एक गैंगस्टर हुआ करता था, एक गुंडा जिसका नाम था छोटन शुक्ला। बिहार में चुनाव था अगले साल 95 में, तो नेताओं के साथ चुनावी प्रचार और रैली में लगा हुआ था। तभी 4 दिसंबर 1994 की रात जब वो चुनावी प्रचार से लौट रहा था, अचानक कुछ लोगों ने उसके काफिले को घेरा और छोटन शुक्ला के ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई। कुल 5 लोग मरे, जिसमें छोटन शुक्ला भी मरा। इसकी मौत के बाद अगले दिन उसकी शव यात्रा निकाली गई। छोटन शुक्ला जिस पार्टी से जुड़ा हुआ था, उस पार्टी के बॉस थे आनंद मोहन। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी उस वक्त। और इसके बाद शव यात्रा निकाली जा रही। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद, ये दोनों साथ साथ में शव यात्रा के 5 दिसंबर 1994 को शव यात्रा निकाली जा रही थी। और बदनसीबी से 5 दिसंबर को गोपालगंज के जो डीएम है जी कृष्णैया, वो गुजर रहे थे। वो इनका इलाका नहीं था, गोपालगंज के डीएम थे, लेकिन उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते से शव यात्रा निकाली जा रही थी। शव यात्रा में एक ही चीज बार बार हो रही थी और उकसा रहे थे खुद आनंद मोहन, बदला बदला बदला। छोटन शुक्ला एक गुंडे की मौत का बदला। भीड़ भी गुस्से में थी, नेता साथ में थे, नेता उकसा रहे थे। अचानक लाल बत्ती की गाड़ी उन्हें नजर आई सड़क पर। उस लाल बत्ती की गाड़ी में डीएम जी कृष्णैया बैठे थे। भीड़ ने घेर लिया और इसके बाद आनंद मोहन ने पहले कहा मारो मारो। तब तक भीड़ ने गाड़ी से उनको उतारा, डीएम को, और बुरी तरह से पिटाई की। इसके बाद भी उन्हें लगा कि शायद वो बच जाएं, तो एक शख्स ने गर्दन पर पिस्टल लगाई और गोली मार दी। एक डीएम की मौत सड़क पर काफी देर तक पड़ी रही। पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जाए। लोगों का गुस्सा। बाद में भारी फोर्स आई, लाश उठाई गई, उसके बाद ले जाई गई। इसके बाद जांच हुई वहां के। ये जो सारी चीजें आपको बताई, ये चार्जशीट का हिस्सा है। इसके बाद लोगों का बयान दर्ज हुए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। 7 लोगों को डीएम जी कृष्णैया की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया और उसमें मुख्य आरोपी आनंद मोहन बाहुबली उनका नाम था, उनकी पत्नी का भी नाम लवली आनंद। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिर लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और लोअर कोर्ट का जो फैसला था, बिहार के किसी पॉलिटिशियन को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। आनंद मोहन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सजा कम कराने। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उम्र कैद की सजा बरकरार रही। तब से पिछले 15 साढ़े 15 सालों से आनंद मोहन बिहार के जेल में बंद। कल उनके बेटे की सगाई थी 24 अप्रैल को। 3 मई को बेटे की शादी है। आनंद मोहन को 15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है। वो बाहर निकलते हैं, अपने बेटे की सगाई में पहुंचते हैं। सगाई कल है, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहां के नीतीश कुमार जी भी पहुंचते हैं। और कल ही बेटे की सगाई पर आनंद मोहन को एक खुशखबरी दी जाती है। खुशखबरी ये कि उनकी बाकी की सजा माफ हो गई। बिहार सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया कि 27 अपराधियों को, जिन्होंने 15 साल से ज्यादा जेल में सजा काट ली, उन सबको रिहा कर दिया जाए। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, अपने देश के बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है। तो 27 जो लोगों को जिनको रिहा किया गया, उनमें 11वां नाम आनंद मोहन का था। तो आनंद मोहन, जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी 15.5 साल की कैद के बाद एक डीएम के मर्डर केस में, अब वो रिहा हो जाएंगे। इस रिहाई को लेकर अब आवाज उठ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जी कृष्णैया की पत्नी है, शायद आंध्रा में है इस वक्त, उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ कि उनके पति के कातिल को इस तरीके से सरकार छोड़ रही है। लेकिन अपने यहाँ देश की राजनीति ही कुछ ऐसी है। अगले साल चुनाव है, राजनीति, उसके बाद जाति, ये सारी चीजें बड़ी ध्रुवीकरण होती है, कास्ट एंड ये सारी चीजें। तब आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। और इस रिहाई से पहले 10 अप्रैल को बिहार सरकार की एक मीटिंग हुई। राज्य सरकार का ये राइट होता है कि वो किसी की सजा कम कर सकती है जो एक खास वक्त तक जेल में रह चुका है।
आनंद मोहन की रिहाई के बीच में एक कानून आगे आ रहा था और वही एक क्लाउज है, उसमें यह है कि अगर किसी के ऊपर किसी सरकारी अफसर के कत्ल का इल्जाम है तो वो 14-15 साल जेल में रह भी चुका है तो उसकी रिहाई या उसकी माफी नहीं दे सकती राज्य सरकार। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने इस क्लॉज को हटा दिया, इस नियम को ही हटा दिया, सरकारी अफसर के कत्ल वाली लाइन ही हटा दी। अब इसके बाद साफ हो गया, आनंद मोहन रिहा, अब राजनीति होती रहेगी। इससे पहले आपको याद होगा कि गुजरात में कई लोगों को छोड़ा गया जिन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली थी। उससे पहले आपको हरियाणा का किस्सा सुनाया था कि कैसे राम रहीम को पेरोल पे देने के लिए हरियाणा की जो सरकार है उसने नियम में बदलाव किए। तो हर सरकार अपने हिसाब से ये सारी चीजें करती है। अफसोस की बात यह है कि वो जुर्म और राजनीति को मिला देते हैं। एक क्रिमिनल को क्रिमिनल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर जी कृष्णैया जैसे अफसर का कत्ल हुआ, आप उसके परिवार के बारे में सोचिए, उन पे क्या बीती। तो ऐसे लोगों को माफी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आप लोग भी सोचिएगा। लेकिन मुझे लगता है जब तक राजनीति में इस तरह की चीजें शामिल रहेंगी तब तक ये चीजें होती रहेंगी और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक चीजें होती है। तो अब इस पे बातें होंगी कुछ दिन, फिर ये सारी चीजें खामोश हो जाएंगी। तो ये अपडेट आपको देना था क्योंकि एक बड़ी खबर थी, कई लोगों ने मेल किया था, इससे बताया। और इस जी कृष्णैया की जो कहानी थी वो मैंने इस कहानी में सुना रखी है आपको, मुझे पूरी मौत की। तो आज कहानी के आखिर में वो लिंक भी डाल दूंगा, जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो जरूर देखे सुने। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको फिर वही बता दूं कि कुकू FM ऐप पर भी उसके ऑडियो बुक्स में तमाम तरह की चीजें हैं। एक गैंगस्टर ऑटो शंकर, इसकी भी आप अगर बारे में पूरी चीजें जानना चाहते हैं तो कुकू FM ऐप पर जाए। ऑटो शंकर, एक शख्स कैसे सीरियल किलर बन गया, कैसे उसके नाम से पूरा शहर कांपता था और फिर कैसे वो अपने अंजाम तक पहुंचा। तो ऑटो शंकर, ये कुकू FM ऑडियो बुक में आप इसको सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप पर 10,000 से भी ज्यादा जो है वो ऑडियो बुक है, पूरा खजाना है। आप रीजनल भाषा में भी इसको सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। इसमें तमाम बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रोमांच, रहस्य से भरपूर अलग अलग चीजें हैं। 25 लाख कुकू FM के पेड सब्सक्राइबर हैं और आप इसको कार चलाते हुए या स्लीप मोड पर भी सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है। आप 99 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है 50% डिस्काउंट के साथ 49 रुपीज में हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए क्राइम 50 जो है वो कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल कीजिए और 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पहले महीने के लिए 49 रुपीज में हासिल कीजिए। तो ये तो बात रही कुकू FM ऐप की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। यूपी पुलिस के एक बहुत ही सीनियर अफसर से आज सुबह मेरी बात हुई। मीडिया में, सोशल मीडिया में 5 अलग अलग ऐसी थ्योरी है जो इस वक्त चल रही है अतीक और अशरफ की मौत को लेकर कि इसलिए हुआ, ऐसे किया, उसने किया। तो मैंने कहा कि चलो रिकॉर्ड पर तो वो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और वही थ्योरी। और इस थ्योरी के पीछे की जो कमजोर कड़ियां हैं वो भी आपको रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी कि अच्छा इसीलिए 5 वजह इस वजह से हो गया, नहीं। हर एक थ्योरी के पीछे कुछ लूपहोल्स हैं, कुछ कमजोर कड़ियां भी हैं। तो अगर आप पहले थ्योरी और फिर उस कमजोर कड़ियों को समझ लेंगे तो पूरी कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। 5 थ्योरी अतीक और अशरफ के मौत के लिए। 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे जो कुछ हुआ वीडियो में रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, बाकायदा लाइव लोगों ने देखा, गोली चलाते हुए और अतीक और अशरफ को मरते हुए। और उन 3 हमलावरों को, उन 3 आरोपियों को भी देखा सरेंडर करते हुए। उनके हाथ में जिराना पिस्टल भी था। यूपी पुलिस की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई थी, इसके बाद जब उन तीनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो जो पहली थ्योरी आई इस यूपी पुलिस के बयान के बाद आई थी। और पहली थ्योरी ये थी कि इन तीनों ने मशहूर होने के लिए अतीक और अशरफ को मारा, नेम एंड फेम के लिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये सच है, मशहूर होने के लिए इन्होंने मारा है? तो पहली थ्योरी यही है जो हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया में जिस पर लोग बात कर रहे हैं। अब मशहूर होने के लिए एक शख्स कत्ल करेगा तो वो क्या क्या करेगा, और सिर्फ यही मकसद था। तो इसमें कमजोर कड़ी कहाँ है? तो थ्योरी तो आपको बता दी मशहूर होने के लिए, लेकिन कमजोर कड़ी क्या है? आपको याद है जब विकास दुबे ने इंदौर में सरेंडर किया था तो वो जोर जोर से चीख रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। यहाँ जब गोली मारी तो इन तीनों में से किसी ने भी अपना नाम नहीं पुकारा।
अपने इलाके के बारे में नहीं बोला, सिर्फ एक धार्मिक नारा लिया और कुछ नहीं। तो अगर ये शोहरत पाने और मशहूर होने के लिए था तो इन तीनों में से किसी ने भी अपना नाम जोर से क्यों नहीं पुकारा? ये पहला जो है इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, उसने नारा लिया तो क्या ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश थी? अगर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश थी तो फिर मशहूर होने के लिए कत्ल नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें आपस में क्लैश कर रही हैं। अब इसमें यह भी आ रहा है कि इसमें से एक जो लवलेश है उसका जो संबंध है वो एक कट्टरवादी संगठन से है। तो ठीक है, उसने नारे लगाए और ये एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन तो यहाँ सवाल ये है कि लवलेश को छोड़ दें तो सनी और दूसरा अरुण मौर्य, इन दोनों का किसी संगठन से कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ लवलेश का है। तो एक आदमी नारे लगाकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दो साथी हैं जो इसके जुर्म में शामिल हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी भी इस तरह के कट्टरवादी संगठन में के साथ जुड़ने का। तो फिर इसका मतलब है सांप्रदायिक रंग देने का भी कोई तुक नहीं बनता। तो मशहूर होना था तो फिर नारे लगाकर सांप्रदायिक रंग देने की बात आई, लेकिन सांप्रदायिक रंग देने की बात है तो बाकी के दो साथी जो हैं उनका कोई किसी कट्टर संगठन से कोई जुड़ाव नहीं है, तो ये थ्योरी भी गलत हुई। तो फिर सवाल ये कि नारे क्यों लगाए? तो जो पुलिस अफसर है सीनियर, उनका कहना है कि सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए, सहानुभूति। आपको पता है कि पूरे प्रयागराज में अतीक और अशरफ इनके तमाम दुश्मन है, इनको लेके बड़ा गुस्सा है। जब कोर्ट में जाता है दोनों, तब उस वक्त वकील भी जो है वो नारे लगाते थे अतीक के खिलाफ। तो इन तीनों ने इसलिए गोली चलाई और उसके बाद नारे लगाए कि ताकि हमदर्दी मिल सके वहां जो लोग मौजूद हैं और उसके ऊपर हमला ना हो उल्टा। ये एक ह्यूमन वो है। तो इसीलिए तब जो पहली थ्योरी जहां तक बात है कि सिर्फ मशहूर होने के लिए, तो उसमें लूपहोल ये है कि इनमें से किसी ने भी अपना नाम, अपना पता, अपना इलाका या किसी का जिक्र नहीं किया। और दूसरा है कि अगर सांप्रदायिक रंग देने का था तो इनमें से दो का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो ये थ्योरी जो है कि मशहूर होने के लिए कत्ल किया, इसको खुद एक तरह से यूपी पुलिस जो है बोली तो शुरुआत में, लेकिन अभी जांच जब जैसे से आगे बढ़ रही है वो इसको मानने को तैयार नहीं है एक तरह से, पूरी तरह से। तो पहली थ्योरी खारिज, मशहूर होने के लिए नहीं, तो फिर किस लिए? अब दूसरी थ्योरी आती है कि राइवल गैंग का हाथ है। पिछले 45 साल में अतीक ने न मालूम कितने लोगों को मारा, रिकॉर्ड पे बेशक दर्जन 20-25 मर्डर हो, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जितने लोगों से मैंने उसके जुर्म का इतिहास निकलवाया है, कहने वाले कहते हैं कि 100 से ज्यादा कत्ल तो उसके सर पर है। सोचिए आप कि आज के इस दौर में कोई ऐसा क्रिमिनल जिसके, वही अकेला क्या, बहुत सारे और भी क्रिमिनल हैं जिनका मैं जानता हूँ, 50-100 तो मर्डर नाम पर होगा, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं हुई। कई बार पुलिस ने भी सपोर्ट किया, साथ दिया और दर्ज ही नहीं किया, क्योंकि जब राजनीति और जुर्म का संगम होता है तो ऐसे बहुत सारी चीजें छुपी रह जाती हैं। तो अब 100 से ज्यादा अगर कत्ल किया हो, न मालूम कितने लोगों की जमीन हड्डी, कितनों को धमकाया, डराया, टॉर्चर किया, तो ऐसे लोगों के दुश्मन भी बेशुमार होंगे। तब सवाल है कि ऐसे ही किसी दुश्मन ने अतीक का काम तमाम कर दिया और मोहरा बनाया इन 3 लड़कों को। तो ये दूसरी थ्योरी है कि राइवल गैंग का हाथ है। अब उसमें एक आपने सुना होगा भी, भाटी का नाम आ रहा, सुंदर सिंह भाटी का, लेकिन इस थ्योरी में भी एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी आ रही है। अतीक अहमद का पूरा इलाका वो प्रयागराज है, वो भी पटरी के इस पार और पटरी के, प्रयागराज में भी 2 चीजें हैं याद रखिएगा। जो रेलवे की एक लाइन है वो शहर को एक तरह से 2 हिस्सों में बांट देती है। पटरी के एक तरफ पूरा मुस्लिम एरिया जहाँ पर अतीक का सबसे ज्यादा आतंक का दबदबा, पटरी के दूसरी तरफ थोड़ा उससे लोग कम दहशत में रहे, इधर उसका उतना सिक्का नहीं चला, तो उसके फिर भी दुश्मन, लेकिन उसका रहा है प्रयागराज में। अब बाकी जितने अगर बड़े गैंगस्टर का नाम ले, सुंदर सिंह भाटी, उसका नोएडा से ये इलाका पूरा रहा, उसका प्रयागराज में न ठेके से लेके, न जमीन से लेके, न किसी और को लेकर विवाद रहा। मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह हो, और भी जितने नाम लीजिए, कभी विवाद नहीं रहा अतीक का। तो फिर किसी बड़े गैंगस्टर के साथ प्रयागराज में बपौती या फिर अपनी ताकत को दिखाने के लिए कोई विवाद किसी और के साथ रहा नहीं। तो इसीलिए राइवल गैंग की थ्योरी भी थोड़ी हल्की हो जाती है कि किसी राइवल गैंग ने मरवाया, क्योंकि
प्रयागराज में राइवल गैंग या उसकी इर्द गिर्द जितने बड़े नाम आ रहे हैं, उसके साथ कभी कोई दुश्मनी रही नहीं। तो अब राइवल गैंग भी नहीं है तो फिर क्या है? तो पहली थ्योरी जो है, मशहूर होने के लिए तीनों ने मारा, वो भी लगभग बेदम है। दूसरी राइवल गैंग ने मारा, उसमें भी इतना दम नहीं है। अब तीसरी थ्योरी आती है कि क्या है, किसी सफेद पोश का काम। सफेद पोश का मतलब प्रयागराज का कोई लोकल लीडर, पॉलिटिशियन, जो अतीक को हटाकर उसकी जगह पर, उसकी गद्दी पर बैठना चाहता है, प्रयागराज में उसके आतंक के बाद अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे एक दो नेता के नाम अभी हाल में उमेश पाल मर्डर केस के पास मीडिया में उसके बाद आए। उनमें से तो एक नेता के ऊपर ये भी है कि अतीक के करीब 5 करोड़ रुपए उसके ऊपर है और वो दे नहीं रहा था, और अतीक ने उसको धमकी भी दी थी। ऐसी एक दो और है। तो बहुत मुमकिन है कि जो सफेद पोश लोकल प्रयागराज पे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अतीक को हटाने के लिए ये काम कर सकता है। मगर ये थ्योरी भी एक जगह आकर कमजोर पड़ जाती है। अब वो ये कि अगर एक लोकल लीडर, मान लीजिए प्रयागराज का, अतीक अहमद और अशरफ को रास्ते से हटाना चाहता है, तो अपने शहर के किसी शूटर को जो उसका भरोसेमंद हो, क्रिमिनल को जो उसका भरोसेमंद हो, उसको ये काम सौंपेगा। वो 3 अनजान और उस शहर से जिनका कोई लेना देना नहीं, उन 3 लड़कों को ये काम नहीं सौंपेगा। और ये तीनों लड़कों, इनका प्रयागराज से कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग, और तीनों भी एक दूसरे से भी बहुत गहरा संबंध नहीं है। 3 को ये काम सौंपने में एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि इनमें से एक भी आगे चलकर पलट गया और उसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया, तो उस लोकल सफेद पोश जो भी है, पॉलिटिशियन या बड़ा क्रिमिनल, उसका नाम सामने आ जाएगा और वो फंस जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। अगर किसी लोकल सफेद पोश का ये काम है तो फिर वो अपने भरोसेमंद लोगों से ये काम करवाएगा, न कि 3 लोगों को कन्विंस करेगा और फिर उनसे काम कराएगा, ये जानते हुए भी कि जोखिम है, आगे चलकर वो उसका नाम ले सकते हैं। तो इसीलिए अनजान लड़कों पर वो भरोसा करके इतना बड़ा काम उनको नहीं सौंपेगा। तो ये जो तीसरी थ्योरी है कि किसी सफेद पोश का, ये भी थोड़ी हल्की पड़ जाती है। यानी मशहूर होने के लिए की थ्योरी में भी दम नजर नहीं आता, राइवल गैंग का इसमें हाथ हो, उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स, दम नहीं आते, सफेद पोश का हाथ है, उसमें भी दम नहीं आता। 3 थ्योरी साइड। अब चौथी थ्योरी आती है, किसी ने अतीक और अशरफ की सुपारी दी, यानी एक सुपारी किलिंग। अब ये क्यों है ये थ्योरी? ये जो लवलेश है, अरुण है और सनी है, इन तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ये तीनों पुलिस के रडार पे भी नहीं रहे। कई बार सुपारी ऐसे लड़कों को दी जाती है जिनका पुलिस रिकॉर्ड उतना ना हो, और खासतौर पर जिस शहर में जुर्म करने जा रहे हैं वहां पे भी कुछ ना हो, और पैसे के लालच में वो आकर कुछ भी करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि इन तीनों को किसी ने सुपारी दी। इस थ्योरी में जो है, ये चौथी थ्योरी, इसमें थोड़ा सा दम नजर आता है कि किसी ने सुपारी देकर कत्ल करवाया। क्यों दम आता है नजर इसमें, ये भी बताता हूँ। इन तीनों ने जिस तरीके से गोली चलाई, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तीनों को जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ गोली चलाते हैं, कहाँ पे गोली मारनी है, एक भी निशाना चूकना नहीं है, किसी मीडिया वाले को गोली न लगे, किसी पुलिस वाले को गोली न लगे। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने भरपूर ट्रेनिंग ली, कई 100 राउंड की पहले प्रैक्टिस की गोलियां चलाकर, और उसके बाद पहुंचे। और ये सारी चीजें ये होती है कि जितनी एहतियात बरती कि किसी और को गोली न लगे, सिर्फ इन 2 टारगेट के अलावा, ये सारी ट्रेनिंग हुई, ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी नादान का काम नहीं है। तो जब ट्रेनिंग दी, और दूसरा जो इनका बैकग्राउंड है तीनों का, वो बैकग्राउंड बहुत ही फटेहाल वाला बैकग्राउंड है। जिगाना पिस्टल की कीमत 6 से 7 लाख है, 2 पिस्टल करीब मान लीजिए 14 लाख या 12 लाख। इनकी माली हालत ऐसी है नहीं कि खरीद सकें। तो इसीलिए सुपारी वाली थ्योरी बड़ी सॉलिड हो जाती है कि किसी ने, कोई है पीछे जिसने सुपारी दी, उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद इनको भेजा, उससे पहले पिस्टल दिया, और उसके बाद ये काम हुआ। तो कहीं ना कहीं चौथे थ्योरी में, मतलब सुपारी किलिंग में, एक दम है। लेकिन सुपारी देने वाला कौन है, और उसने अतीक की सुपारी क्यों दी? ये सवाल अभी भी जगह कायम है। अगर चौथे का जवाब मिल भी गया, ये सुपारी किलिंग है,
तो इन तीनों को सुपारी किसने दी, वो कौन है, उसकी दुश्मनी क्या थी अतीक से, और ये सारी साजिश कब रची गई, ये 4 है। अब 5वीं थ्योरी पे आते हैं। चलिए मान लीजिए एक पर्सन को सुपारी किलिंग भी नहीं है, गलत है सब कुछ। 5वीं थ्योरी ये है कि सिस्टम ने मारा अतीक को, सिस्टम की वजह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में 2 मर्डर हुआ। अब इस थ्योरी के पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है, वो ये है कि 17 पुलिस वाले 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे अतीक और अशरफ को अपने घेरे में लेकर खड़े हैं, मीडिया वाले सामने। 3 लड़के आते हैं, अचानक गोलियां चलाते हैं और दोनों को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से होता है, और उसके बाद वीडियो में जिस तरीके की तस्वीरें हैं कि किसी पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलती, तो कहीं मिली भगत तो नहीं है, ये थ्योरी में सवाल उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी है कि पुलिस को क्या जरूरत है इस तरीके से मर्डर कराने की। तो इस थ्योरी के हक में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस खुद अतीक की गाड़ी पलटती या इनकाउंटर होता तो पहले से लोगों को पता था, मीडिया तो लगातार चीख रहा था कि अतीक की गाड़ी पलटेगी, अहमदाबाद से प्रयागराज तक काफिले का पीछा भी होता था। तो अगर इनकाउंटर होता तो सीधा शक अतीक पर, उसके बाद तमाम इंक्वायरी होती, हो सकता था कुछ पुलिस वाले लग जाते, फंस जाते। तो इसलिए रिस्क नहीं लिया पुलिस इनकाउंटर करने के लिए। तो इसीलिए इस तरह की एक प्लानिंग की और किसी बाहरी लोगों से इन 3 लड़कों को एक तरह से साठ गांठ करके पुलिस ने इन दोनों को निपटवा दिया। अब ये थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी की एक सबसे कमजोर कड़ी है, और वो कमजोर कड़ी ये है कि जैसा लोकल सफेद पोस्ट के बारे में मैंने आपको कमजोर कड़ी बताया, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए एक पर्सन को कि सिस्टम ने हत्या करवाई, इसमें कहीं पुलिस की सांठ-गांठ है, कोई भी किसी भी स्टेट का पुलिस वाला इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो अपनी हिरासत में मौजूद 2 शख्स को मरवाने के लिए 3 ऐसे लड़कों का सहारा लेगी, उनको तैयार करेगी जिनसे वो अच्छी तरह वाकिफ नहीं, जिसे वो जानती नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये तीनों कब तक अपनी जुबान बंद रखेंगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब ये सच बोल देंगे। तो कोई भी पुलिस वाला जो जरा सा भी दिमाग रखता हो, वो कम से कम ऐसी बेवकूफी की हरकत नहीं करेगा कि 3 लड़कों को बुलाए और कहे कि एक काम करो, तुम इन 2 लोगों को मार दो, बाकी हम देख लेंगे, कानून अदालत सब देख लेंगे, और वो मार दे। अब उसे ये भी पता है कि तीनों कैमरे पर रिकॉर्ड है, इन तीनों की जो मिनिमम सजा है उम्र कैद है या फिर फांसी है। तो पूरी जिंदगी चाहे कुछ भी कर ले पुलिस वाले, अगर थ्योरी की बात करते हम, सांठ-गांठ हो पुलिस की, इन तीनों को आप जेल से निकाल नहीं सकते उम्र कैद से पहले। तो फिर इन तीनों को भी पता होगा कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा क्या होगा, कोई पुलिस वाले हमें बाहर नहीं निकाल सकता। और इधर पुलिस को भी पता है कि आज वक्त बदले, मान लो कल को कोई और पुलिस का चीफ आ गया, कल को कोई और सरकार आ गई, और इनमें से किसी एक ने मुंह खोल दिया, तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो सिस्टम ने मारा, इसमें भी लूपहोल यही है कि कोई भी पुलिस वाला 3 अनजान लड़कों पर भरोसा करके उससे ऐसा काम नहीं कराएगा। अब ये 5 थ्योरी है, और इन 5 थ्योरी की मैंने आपको लूपहोल्स भी बता दी, और ये 5 थ्योरी जो है मीडिया, सोशल मीडिया में घूम भी रहा है। तो मैंने कहा था किसी सीनियर पुलिस अफसर से बात करके इस थ्योरी पे बात करूं, इसके लूपहोल्स पे भी बात करूं। तो ये पूरी थ्योरी और पूरी लूपहोल्स आपके सामने रख दी। अब आप इससे कितने कन्विंस हो ना हो, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, जो चौथी थ्योरी बताई सुपारी किलिंग की, उसमें अगर दम है, और ये 100% है कि अगर वो सुपारी किलिंग ना भी हो, तो एक चीज तो तय है कि इन तीनों के पीछे कोई चौथा है। एक वो बंदा चौथा जिसने इन दोनों को जिगाना पिस्टल दिया, जिसने ट्रेनिंग दी। अब वो कौन है, और अगर वो एक बार कौन है सामने आ गया, तो फिर इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि उस जो कौन है उसने ये क्यों कराया। तो कौन अगर सामने आ गया तो क्यों का जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। तो इंतजार कीजिए, जैसे ये कौन बेपर्दा होता है, और उसके बाद फिर क्यों का जो जवाब है वो हमारे सामने है। तो फिर आप Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much.